स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, विजन IAS PT 365 इन्वायरमेंट का यह लास्ट वीडियो है जो कि पार्ट 5 है। सो चैप्टर आप यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हैं, लेकिन ये पार्ट 5 है। मैं पहले क्रिटिकल सेगमेंट को उठाया था थोड़ा सा, फिर उससे नॉर्मल पे आया, फिर नॉर्मल पे आया, और लास्ट में ये जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज, ये वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है आज का। इस वीडियो के बाद जो विजन IAS का इन्वायरमेंट है, वो 1 ईयर का जो कंपाइलेशंस करंट अफेयर का है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो पार्ट वाइज है, तो ये पार्ट 5 है। 4 पार्ट ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं और चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। सो आप इसका बढ़िया से नोट्स बनाइए, और समय बहुत कम है तो पढ़ते समय ही इतना अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़िए कि फिर इसको एक बार रिवीजन करने के बाद फिर इसकी नौबत ना आवे कि आप इसको भूल रहे हो। ठीक है, और अगर आपके पास मैगज़ीन है तो जो हाईलाइट है आप उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से मैटर को हाईलाइट किया गया है, और जिस डिमांड से पेपर आता है उसके हिसाब से यहाँ पे हाईलाइट की गई हैं बातें। आप चाहो तो पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, अदरवाइज कुछ चीज़ों को स्किप करके भी आप आगे चल सकते हो। क्यों? क्योंकि रिवीजन में समय कम लगेगा और हमारे पास कंटेंट ज़्यादा आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जलवायु परिवर्तन में जो पहला टॉपिक है, वैश्विक परिदृश्य। ओके, सो ग्लोबल सिनेरियो में हम देखेंगे नंबर 1, IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि IPCC की जो छठी आकलन रिपोर्ट है, इसका भाग 3 रिलीज हुआ है। सो हम IPCC के बारे में जानेंगे, भारत की उपयोगिता के बारे में जानेंगे, और इनके हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे, और ये क्या काम करते हैं, इतना जान के हम आगे बढ़ेंगे। सो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने छठी आकलन रिपोर्ट AR6 का तीसरा भाग जारी किया है। इस भाग का रिपोर्ट का शीर्षक जलवायु परिवर्तन 2022, जलवायु परिवर्तन का समन। इस भाग को छठी आकलन रिपोर्ट के वर्किंग ग्रुप 3 के द्वारा तैयार किया गया। सो अगर ये बातें पूछता है तो आई होप कि आप इसको बताएंगे। हालांकि यहाँ से इतना टिपिकल बातों को नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हम IPCC पे चलते हैं कि IPCC क्या है। सो इसे 1988 यानी 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। सो अगर एग्ज़ाम में आता है, हालांकि ये पेपर में आ भी चुका है। सो IPCC जो है वह 2 बॉडी मिलकर बनाती हैं। पहला है WMO, दूसरा है UNEP। ओके, ये दोनों मिलकर के IPCC का निर्माण किए हैं। ठीक है, जो IPCC है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। सो क्वेश्चंस में ये भी बातें आ सकती हैं, तो आई होप सो कि आप रेगुलेटरी बॉडी को भी याद रखेंगे। भारत इसका सदस्य देश है। टोटल आज के समय में 195 कंट्री इसके सदस्य हैं संस्थाओं को लेते हुए। ठीक है, IPCC स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता है। ठीक है, 2007 में IPCC को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चाहे जो भी पेपर हो, ये IPCC के लिए ऑल टाइम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है इस टॉपिक से, कि 2007 में IPCC को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, IPCC का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। ओके, जो AR6 की रिपोर्ट आई है, ठीक है, अन्य रिपोर्ट या भाग में निम्नलिखित भाग शामिल है क्या? वर्किंग ग्रुप फर्स्ट की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन 2021 भौतिक विज्ञान आधार शीर्षक से अगस्त 2021 में जारी की गई थी। वर्किंग ग्रुप सेकंड की जो रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन 2022 प्रभाव अनुकूलन सुभेद्यता शीर्षक से फरवरी 2022 में जारी की गई थी। संश्लेषण रिपोर्ट 2023 जारी की जानी है। ठीक है, सो आई होप कि आप इसको याद रखेंगे कि जो AR6 की अन्य रिपोर्ट या भाग निम्नलिखित जो भी यहाँ पे पार्ट शामिल है, देखिए ये 3rd की बातें की जा रही हैं। सो वर्किंग ग्रुप फर्स्ट की रिपोर्ट 2021 में जारी किया जा चुका है।
सेकेंड का 22 में, ठीक है, और जो थर्ड का रिलीज होना है संश्लेषण रिपोर्ट वो 2023 में जारी, ठीक है। सो आई होप कि आप यहाँ से जो भी कंटेंट थे उसको हमने जाना, ठीक है। अब IPCC AR6 के बारे में जान लेते हैं। सो इसके अनुरूप जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या टारगेट लक्ष्य किया गया है। सो वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चरम को 2025 तक सीमित करना और 2030 तक इसमें 43% की कमी करना। 2050 के दशक की शुरुआत में वैश्विक निवल शून्य यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 34% की कमी करना है। वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन चरम को 2025 तक सीमित करना और 2030 तक इसके उत्सर्जन में 27% की कमी करना है। 2070 के दशक की शुरुआत तक वैश्विक निवल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए बात कही गई है। सो इसके उपलक्ष्य में जो बातें कही गई हैं इसको हमें माइंड रखना है। और जो वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस सीमित करने के लिए बातें की गई हैं, यहाँ पर क्या टारगेट है उसको भी हमें याद रखना है। जैसे यहाँ पर जो मीथेन उत्सर्जन है 34% की कमी करना है, कब तक, 2030 तक, किसमें, वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने वाले पैरा में, ठीक है। और वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने वाले पैरा में 2070 की दशक की शुरुआत तक वैश्विक निवल शून्य CO2 उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है, ठीक है। सो ये सब जो तुलना है इसको थोड़ा सा देख लेना, वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करके चीज़ें पेश की जा सकती है। हालांकि इतना फंसने वाली बातें नहीं पूछती हैं, लेकिन जब यहाँ से आपको कंटेंट पता होगा तो आप जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुँच सकते हो। सॉरी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मीथेन उत्सर्जन, ठीक है। सो हाल ही में CCAC यानी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन और UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट का भी नाम आ सकता है, तो ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट 2030 का बेसलाइन रिपोर्ट जारी की है। कौन कौन मिलके, तो CCAC और UNEP, ठीक है। जो UNEP है इसका हेडक्वार्टर केन्या में है और इसका स्थापना 1972 1972 में किया गया था, ठीक है। मीथेन के बारे में जानते हैं। यह रंगहीन गंधहीन गैस है। यह प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है, ठीक है। प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करें तो वायुमंडलीय जीवन काल 20 वर्ष होता है, जो कि CO2 से कम है। इस बात को समझना कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ना वो वायुमंडल में 20 ईयर तक मूवेबल होते हैं, वो चलायमान होते हैं। तो इसकी बातें की जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना अधिक है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में 25% से भी अधिक के लिए ये जिम्मेदार है। क्षोभ मंडल में ओजोन निर्माण में लगभग आधी वृद्धि के लिए जिम्मेदार है मीथेन। भारत दुनिया के शीर्ष 5 मीथेन उत्सर्जक देशों में शामिल है। सो हमारे लिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक बार रिपीट करना चाह रहा हूँ कि जो मीथेन है रंगहीन गंधहीन गैस है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक भी है, ठीक है ना। और वायुमंडल का अगर जीवन काल बात करें तो 20 वर्ष है इसका, जो कि CO2 से कम है। सो मीथेन का जो
जीवन काल होता है वायुमंडल में 20 वर्ष का है। ग्लोबल वार्मिंग में क्षमता की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना अधिक है मीथेन, ठीक है। और इनकी उत्तरदायित्व की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में 25% से भी अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। क्षोभ मंडल में ओजोन निर्माण में लगभग आधी वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। भारत दुनिया के शीर्ष 5 मीथेन उत्सर्जक देशों में शामिल है। तो आई होप कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया, यहाँ से कुछ भी ऐसा कन्फ्यूजन की बातें नहीं है जो कि आपको थोड़ा लगे कि यह डाउट है। क्योंकि देखिए जो भी हम करें बिल्कुल ट्रूथफुल और कन्फ्यूजन से दूर हो गए काम करें, क्योंकि समय बहुत कम है। मैंने रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पेपर आ चुका है। हो सकता है कि 1 या 2 बार रिवीजन कर पाओ, फिर उसका आपको समय नहीं मिलेगा, फिर अगले साल समय मिलेगा। तो इसलिए जो भी करो कन्फर्म करके चलो, ठीक है। UNFCCC के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन COP27 में जलवायु एवं स्वच्छ वायु पर मंत्री स्तर बैठक से यह रिपोर्ट जारी की गई है। क्या यह रिपोर्ट आगामी दशक में मीथेन उत्सर्जन के अनुमानों और वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता लक्ष्य के प्रभावों की जांच करती है। और निष्कर्ष की बात करें तो वायुमंडल में मीथेन की मात्रा पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 260% अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल है, तो इसको देख लेते हैं कि देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि ग्रीन हाउस जो गैस होते हैं, ठीक है, उनके उत्सर्जन को कम करने का प्रतिबद्धता के लिए इसका स्थापना किया गया है, ठीक है। सो इसका यूज आगे आएगा, सो हमने इसको देख लिया। अब आगे जब बातें आएंगी तो अब क्योटो प्रोटोकॉल को हमने जान लिया तो आगे हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। सो UNFCCC के पक्षकारों ने 27वें सम्मेलन COP27 में जलवायु एवं स्वच्छ वायु पर मंत्री स्तरीय बैठक में रिपोर्ट जारी की गई है। तो यहाँ से हमने UNFCCC की जो रिपोर्ट है, वो जो सम्मेलन था COP27 हमने उसको भी जानने का कोशिश किया, ठीक है। जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यह 1994 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और जलवायु प्रणाली के साथ रखरखाव मानवीय हस्तक्षेप को रोकना था इसका उद्देश्य, जो कि है, ठीक है। जलवायु प्रणाली के साथ रखरखाव और मानवीय हस्तक्षेप को रोकना इसका उद्देश्य है। तो क्योटो प्रोटोकॉल आ जाएगा तो भी अब बताओगे आप कि जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। और UNFCCC जो है ये 1994 में स्थापित हुआ, ठीक है। जलवायु प्रणाली के साथ रखरखाव, ठीक है, और जो खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप होता है उसको रोकना। मैं यहाँ पे थोड़ा साफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना, इसका स्थापना UNFCCC आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य है कि जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक जो मानवीय हस्तक्षेप है उसको रोकने के लिए किया गया था। और क्योटो जो है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए प्रतिबद्धता के लिए इसका स्थापना किया गया है, ठीक है। वायुमंडल में मीथेन की मात्रा पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 260% अधिक है, ये आप इसको याद रखना। ग्लोबल मीथेन प्लेज GMP हाल ही में ऑस्ट्रेलिया GMP से जुड़ा। इसे मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने हेतु कार्रवाइयों में गति लाने के लिए 2021 में COP26 में शुरू किया गया। तो GOP को COP26 में लाया गया है। नेतृत्व की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसका नेतृत्व करता है। उद्देश्य की बात करें तो इसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से कम 30% कम करना है। तो जो GMP है हमने इसका भी उद्देश्य देख लिया कि 2030
2000 जस्ट वेट 2030 तक जो मीथेन है, ठीक है, इसका जो उत्सर्जन है, ठीक है, उसको 2020 के आधार वर्ष मानकर 30% का कमी करना है, ठीक है। अगर सदस्यता की बात करें तो 100 से अधिक देशों की भागीदारी है मानव जनित वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के 45% के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये भी कंटेंट हमें ये हाई होप की स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट ये पूछ सकता है, ठीक है। और ये जो जीएमपी है, जीएमपी की स्थापना का क्या उद्देश्य है और टारगेट के लिए क्या कहा गया है, तो 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को, ठीक है, 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को आधार वर्ष 2020 को मानते हुए जो 2020 में रिपोर्ट के हिसाब से जो मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है, उस उत्सर्जन से 30% की कमी करना है 2030 में, ठीक है। भारत इसका सदस्य नहीं है, किसका? जीएमपी का, ठीक है, जीएमपी का सदस्य भारत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है महासागरीय अम्लीकरण और आर्कटिक हिम। क्या है यह? महासागर अम्लीकरण से तात्पर्य दीर्घ अवधि में समुद्र के पीएच मान में कमी से है, ठीक है। मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल से CO2 के अवशोषण के कारण। महासागरीय अम्लीकरण के संभावित दुष्प्रभाव क्या है? एक स्वस्थ महासागर पर आश्रित समुद्री जीवों, विशेषकर सीप, कोरल जैसे जीव, पादप तथा अन्य जीवों की विविध आबादी के लिए घातक समस्या पैदा करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पीएच है इसको विस्तार से समझ लेते हैं। इस पेपर में तो इम्पॉर्टेंट है ही, और हमारे रोज़मर्रा के लाइफ में भी पीएच का नाम बार बार रिपीट होता है। तो आई होप कि इसके बाद फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए, जो पीएच है ना, वो किसी जो विलयन होता है, जो घुलनशील जो पदार्थ होता है, पीएच किसी विलयन का अम्लता या क्षारकता को मापता है, ठीक है। इतना बस समझो आप कि जो पीएच होता है किसी विलय का अम्लता या क्षारकता, यानी उसका एसिडिक और जो बेसिक होता है उस पैरामीटरों को नापता है। या आप ऐसे मानो कि मान लीजिए एक बाउंड्री लेवल है, ठीक है, यहाँ पर कोई विलय पदार्थ है, ठीक है, तो इसके अम्लता और क्षारकता को मापता है, जिसको हम इस प्रोसेस को हम पीएच कहते हैं। और पीएच को क्या कहते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन्स या हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है। पहले नॉर्मल भाषा में समझो, फिर आप इसको समझ जाओगे। कोई घुलनशील पदार्थ है, ठीक है। अब घुलनशील पदार्थ का जो अम्लीयता होता है या जो क्षारकता होता है उसको कैसे मापेंगे? तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है पीएच माप, ठीक है। और पीएच को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को पीएच कहते हैं। और पीएच का जो पी और एच होता है इसको क्या कहते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। इसको और समझने के लिए कह सकते हैं हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। pH 7 को हम एक बाउंड्री मानते हैं, pH 7 को एक बाउंड्री मान लिया, ठीक है। अगर pH 7 से नीचे के नंबर रहेंगे, ठीक है, तो वह अम्लीय पदार्थ होगा, ठीक है। और pH 7 से ऊपर के नंबर रहेंगे तो वह क्षारीय पदार्थ होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर एज ए रूल 1 से लेकर 2 नंबर तक रहेंगे, pH 1 pH 2, तो वह अम्लीय होगा, जो विलय होगा वो अम्लीय होगा। और अगर pH के ऊपर स्पेशली फॉर 13 से 14 के नंबर रहेंगे तो वह पूर्ण रूप से क्षारीय होगा, ठीक है। और जो pH 7 है ये न्यूट्रल माना गया है, ठीक है। इसीलिए जो वाटर होता है, जो शुद्ध वाटर होता है, उसकी pH वैल्यू 7 होती है। वाटर न ही अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है। कौन सा वाटर? जो शुद्ध वाटर होता है, ठीक है। इसीलिए जो घर में आरओ लगे होते हैं ना, उसका pH वैल्यू देखा जाता है कि pH वैल्यू कितनी है। अगर pH वैल्यू
pH 7 के ऊपर है यानी पानी में क्षारीयता की मात्रा ज़्यादा है, तत्व ज़्यादा है। अगर pH की वैल्यू 7 से कम है यानी जो पानी है, जो वाटर है, वो अम्लीय है, उसमें अम्लीय पदार्थों की उपस्थिति है। आई होप सो कि इसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे pH के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आर्कटिक के बारे में देखते हैं, क्योंकि मुद्दा आर्कटिक के लिए ही था। ठीक है, यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास फैला एक भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें आर्कटिक वृत्त के भीतर के क्षेत्र शामिल है। आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की एक रेखा है। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है? जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पिघल रही है। इससे यह क्षेत्र आर्कटिक दोहन के लिए आर्थिक अनुकूल बन रहा है। यह क्षेत्र तेल और गैस के भंडार, धातु और खनिजों से समृद्ध है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आर्थिक वर्ड क्यों आ गया। ठीक है, आर्कटिक और भारत ने 2007 से आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत अब तक कई अभियान चलाए जा चुके हैं। भारत ने अपनी पहली आर्कटिक नीति घोषित की है। भारत आर्कटिक परिषद पर्यवेक्षकों में शामिल भी है। ठीक है, तो पर्यवेक्षकों में अगर आ जाता है आर्कटिक के लिए तो भारत पर्यवेक्षक है। भारतीय आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री, नॉर्वे में स्थित है। ये नाम याद रखना, हिमाद्री, ये भारत के द्वारा ये स्टेशन स्थापित किया गया है, आर्कटिक स्टेशन। ठीक है, 2008 से भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए जोबी आइस क्या है? हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ग्रीनलैंड की तेजी से पिघलने वाली जोम्बी बर्फ की चादर अंततः पैसिफिक समुद्री जल स्तर को कम से कम 10 इंच बढ़ा देगी। जोम्बी एक मृत बर्फ, ऐसी बर्फ है जो अभी भी बर्फ के ग्लेशियरों से जुड़ी हुई है, लेकिन अब उन बड़े ग्लेशियरों द्वारा इसे बर्फ प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मूल ग्लेशियरों में ही अब बर्फ का पुनर्निर्माण में कमी आती जा रही है। ठीक है, तो हमने जोम्बी आइस देखा कि क्या है, ये आप जरूर याद रखना। वन लाइनर ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022। क्या है यह? जारीकर्ता यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशंस NOAA। ठीक है, इसको नोवा के नाम से याद रखना, ने आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022 जारी किया है। यह रिपोर्ट 2006 से प्रतिवर्ष जारी की जाती है। एक विशेषज्ञ समूह पीयर्स रिव्यू के अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट है। यह आर्कटिक पर नवीनतम पर्यावरणीय जानकारियां प्रदान करती है। देखिए, ये रिपोर्ट का नाम जरूर आप याद रखोगे। ठीक है, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022। ये कौन जारी करता है? तो जारीकर्ता का जो नाम है वह है नोवा, याद रखना। ठीक है, यूएस का है ये, यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, ये याद रखना है आप। ठीक है, और यह 2006 से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है वो क्या है? ठीक है, तो आप ये भी याद रखना कि आर्कटिक पर नवीनतम पर्यावरणीय जानकारी प्रदान करती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आर्कटिक पर नवीनतम पर्यावरणीय जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, रिपोर्ट में कुछ मुख्य बिंदु हैं। क्या है? पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में आर्कटिक दोगुने से भी ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। ठीक है, चुकची सागर क्या है? जो ठंडे से सतही जल और उत्तरी पवनों के कारण गर्मियों में भी समुद्री बर्फ लगातार जमी रहती हैं, उनको हम चुकची
सागर कहते हैं, चुकची सी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभिसमय और पहले। इसमें क्या है, UNFCCC के पक्षकारों का 27 नंबर का जो सम्मेलन हुआ है, जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हाल ही में UNFCCC के पक्षकारों का 27वां सम्मेलन COP27 मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। ये जगह याद रखिए, COP27 का जो सम्मेलन संपन्न हुआ है शर्म अल शेख, शर्म अल शेख, ये जगह आप याद रखेंगे। ये कहाँ में है, सो यह मिस्र में है। ठीक है, ओके, यहाँ से शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो मिस्र की अध्यक्षता में COP27 के लिए निर्धारित लक्ष्य थे क्या थे। तो परिवर्तनकारी अनुकूल एजेंडे को अपनाना, विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त जुटाना, वित्त उपलब्ध करना और उचित वितरण करना, प्रतिबद्धताओं और संकल्पों के पीछे हटने से बचना, कम उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास के आधार पर एक प्रतिबंध और जस्ट ट्रांजिशन सुनिश्चित करना, हानि और क्षति के लिए स्पष्ट समर्थन और कार्रवाई करना, केवल संकल्प के बजाय बड़े पैमाने पर तथा समयबद्ध कार्यान्वयन को अपनाना। सो मिस्र की अध्यक्षता में जो COP27 समिट किया गया है, ठीक है, जगह का नाम शर्म अल शेख, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो 26 का ग्लासगो में समिट हुआ था, इसके क्या थे परिणाम, तो ग्लासगो जलवायु समझौता, इस दौरान जीवाश्म ईंधन के खिलाफ कार्रवाई को स्पष्ट रूप से लक्षित करने के लिए अब तक का पहला COP निर्णय लिया गया है। इसमें अनअपडेट कोल और अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आह्वान किया गया है। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, अनअपडेटेड कोल, ठीक है, तो इसको याद रखना है क्योंकि अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात की गई, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको आ सकती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों को अंतिम रूप दिया और अब अनुकूल संबंधी वैश्विक लक्ष्य पर शर्म अल शेख वर्क प्रोग्राम की घोषणा की गई। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू एजेंडा। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, इसका जो सदस्यता है भारत के पास है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो ब्रेक थ्रू एजेंडा के हस्ताक्षरकर्ताओं ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी के किफ़ायती और अधिक स्वच्छ बनाने में सहायता करने के लिए प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार की है। इसकी घोषणा COP28 के जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान की जाएगी। इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, भारत सदस्य है, हमारे लिए उपयोगी और हो जाता है। ब्रेक थ्रू एजेंडा का शुभारंभ COP26 की लगभग 45 वैश्विक नेताओं के गठबंधन द्वारा किया गया था। भारत भी इसका हस्ताक्षर करता है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य देशों, व्यवसायों और नागरिक समाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना ताकि वह उत्सर्जन करने वाले प्रमुख क्षेत्रकों में अपनी कार्रवाइयों को मजबूत कर सकें। प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों का उद्देश्य 5 प्रमुख क्षेत्रकों में विकार्बनीकरण को गति देना और इन क्षेत्रकों में विद्युत, सड़क परिवहन, इस्पात, हाइड्रोजन और कृषि शामिल हैं। तो आई होप सो कि आप इस एजेंडे को समझ पाए हैं और क्या है 26 में इसके लिए राजी हुए। टोटल 45 वैश्विक नेताओं के गठबंधन के द्वारा ये चीज़ें शुरू की गई है। भारत जो है इसका सदस्य देश है। ठीक है, और इसकी घोषणा COP28 की जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान की जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो कि आप इसको रिकॉल रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, UNFCCC के बारे में जान लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क क्या है, जो इसकी उत्पत्ति है 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुई और 1994 में 1994 में इसे अपना लिया गया। इसकी मुख्यालय की बात करें तो यह जर्मनी के बार्न में
इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को उस स्तर पर स्थिर करना जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोक सके। इसे ऐसी समय सीमा के भीतर किया जाना ताकि पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूलित होने का पर्याप्त समय मिल सके। सो आई होप सो आप इसको समझ रहे हैं कि पूरा मामला क्या है। ठीक है, सदस्यता की बात करें तो भारत UNFCCC का सदस्य है। टोटल आज के समय में 198 सदस्य हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो इस कन्वेंशन के तहत स्थापित प्रमुख समझौते क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु समझौता। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह ग्रीन हाउस जो गैस का उत्सर्जन है ना, उसको सीमित करने के लिए रेगुलेटरी का काम करता है। ठीक है, और पेरिस जो जलवायु समझौता है, हमें पता है कि जो ग्लोबली वार्म बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको सीमित करने की बात की जा रही है। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की बात की जा रही है और 2 से ऊपर नहीं बढ़ने की बातें की गई हैं। ठीक है, UNFCCC के परिचालन तंत्र की अगर बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP जो बार बार आप सुन रहे हैं। ठीक है, यह UNFCCC का शीर्षक निर्णय जानकारी निकाय है। इस कन्वेंशन के सभी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व COP में है। मान्यता की बात करें तो इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है जब तक कि COP द्वारा इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए। नेक्स्ट है COP क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? पक्षकारों की बैठक के रूप में विकार करता है। यह क्योटो प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार सभी देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गैर पक्षकार देश इसमें पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि कोई कंट्री पर्यवेक्षक है या हस्ताक्षर करता है, तो आप याद रखना कि जो पर्यवेक्षक तो होते हैं ना वो सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, आने वाले समय में उनको सदस्यता दी जा सकती है। जो COP पेरिस समझौता के पक्षकारों की बैठक की बात रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आई होप सो इसको आप समझ गए कि क्या पूरा मामला है और क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष। सो आई होप सो कि आप इसको भी याद रखेंगे कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया। इसे 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCHE के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। UNCHE को स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो दूसरा रूप है ना, आप इसको स्टॉकहोम सम्मेलन भी कह सकते हो। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन भी कह सकते हो। ठीक है ना, और UNCH को क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। जस्ट वेट, ओके, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। सो क्या है पर्पज स्टॉकहोम +50 आयोजन का? क्योंकि इसका 50 वर्ष पूर्ण हो चुका है तो मे बी क्वेश्चंस यहाँ से बने। ठीक है, स्टॉकहोम 50 का जो थीम है सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी और हमारा अवसर। आई होप सो आप इसको रिकॉल रखेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। स्टॉकहोम 50 का जो थीम है सभी की समृद्धि के लिए स्वस्थ पृथ्वी और हमारी जिम्मेदारी हमारा अवसर है। ठीक है, स्टॉकहोम +50 का जो एजेंडा है पृथ्वी की रक्षा के लिए अनुभवों और पहलों को साझा करना, कोविड-19 महामारी के बाद से संधारणीय एवं समावेशी रिकवरी की बात की गई है। स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र का पहला प्रमुख सम्मेलन है। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय राजनीतिक विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसका आयोजन 1972 या 1972 में किया गया था। इसका उद्देश्य संधारणीयता को बढ़ावा देने और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए वैश्विक प्रयासों को एकजुट करना था। इसकी थीम केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ था। ठीक है, तो आई होप सो आप इसको रिकॉल रखेंगे। ठीक है, और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें हैं। क्या है? तत्कालिक भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्टॉकहोम सम्मेलन की उपस्थिति 113 देशों में से एकमात्र सरकार प्रमुख थी। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आवे ना आवे लेकिन हमें जानकारी इसका रहना चाहिए। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन तक
क्रमिक प्रगति की बात करें तो 1965 की अगर बात करें तो यूएस साइंस एडवाइजरी कमेटी ने वायुमंडलीय तापमान की वृद्धि में मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका को उजागर किया था। फिर आते हैं 1967 में, तो CO2 के स्तर में दुगुनी वृद्धि, वैश्विक तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। फिर 1968 में आते हैं, तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने वैश्विक साक्ष्यों के आधार पर जलवायु परिवर्तन की चर्चा की थी। फिर 1968 पर आते हैं, तो स्वीडन ने स्टॉकहोम सम्मेलन का प्रस्ताव दिया। ठीक है, सो ये रहा बैकग्राउंड कि इन्वायरमेंट की जानकारी, इन्वायरमेंट के लिए और जो भी उत्सर्जित गैस हैं जो कि हानिकारक ग्रीन हाउस गैस के पार्ट है, उनके बारे में कब कब चर्चाएं की गई हैं और किन किन मंचों पे बातें किया गया है। ठीक है, और ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशंस का आयोजन 1985 में किया गया था। यह पहला बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है। इसमें एहतियाती उपायों को संहिताबद्ध किया गया। तो देखिए यहाँ पर बस हाईलाइट करने का मेन मुद्दा क्या था, वियना कन्वेंशन। ठीक है, वियना कन्वेंशंस, आप बस ना गूगल पे जाकर वियना कन्वेंशंस करके UPPCS UPSC करके डाल दोगे क्वेश्चन ना, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। वियना कन्वेंशंस काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चंस रहता है। 1985 में, ठीक है, इसका आयोजन किया गया था। और इसका क्या उद्देश्य है, क्या सिद्धांत है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये कन्वेंशंस काम करता है, इसका उद्देश्य मेन है। ठीक है, UNEP के तत्वावधान में बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते। ठीक है, सो देखिए बहुत सारे हैं, हम कुछ इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। हमने स्टॉकहोम ने देख लिया। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशंस आर, ठीक है, 2013 में मिनीमाता कन्वेंशंस ऑन मर्क्यूरी पारे पर मिनीमाता अभिसमय, ये UNEP के तहत अब आने वाली संयुक्त राष्ट्र की संधि थी। ठीक है, पारे की उपस्थिति जो होती है मानव के लिए कितनी हानिकारक है, तो ये मरकरी के लिए रेगुलेशंस के लिए मिनीमाता कन्वेंशन आप याद रखना 2013। रामसर कन्वेंशंस ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्ट्स, तो 1971 में रामसर अस्तित्व में आया, जो कि जो दलदल भूमि होती हैं उनको संरक्षित करने के लिए, सूचीबद्ध करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आई होप सो कि आप सारा देख लेना। जैसे रॉटरडैम कन्वेंशन हमने देखा, ये 1998 में। ठीक है, 1994 UN कन्वेंशंस टू कम्बैट डिजास्टर। सो आई होप कि इसको देखना और कहीं पे एक छोटी जगह पे नोट कर लेना, और 4 से 5 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि रामसर है, इसको देख लेना है आप। ठीक है, मिनी माता कन्वेंशंस है, ये मरकरी के लिए था। स्टॉकहोम कन्वेंशंस है, इसको देखना है। रॉटरडैम कन्वेंशंस है, इसको देखना है। ठीक है, सो आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इसका जो पक्षकार है भारत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब तक सार्वभौमिक अभिपुष्टि प्राप्त करने वाली कुछ एक संधियों में से एक है। ठीक है, पृथ्वी की ओजोन का लगभग 90% भाग ओजोन परत में मौजूद है। ठीक है, भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो भारत 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसूची के अनुसार सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थों से जुड़े लक्ष्यों का चरणबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। भारत ने 2021 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन की अभिपुष्टि की मंजूरी दे दी थी। तदनुसार भारत 2028 तक जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना शुरू करना होगा, और 2047 तक जो HFC है कि उत्सर्जन में 2024-26 के स्तर की तुलना में 15% तक कटौती करनी होगी। ठीक है, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया, ये डेट भी आप याद रखना। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के
उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। 2022 के विश्व ओजोन दिवस की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। इसको याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं। 1985 में विश्व भर की सरकारों ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए वीना कन्वेंशंस अपनाया था। इस कन्वेंशंस के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत सरकारों, वैज्ञानिकों और उद्योग जगत के सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थों यानी ओडीएस के उपयोग में 99% की कटौती के लिए मिलकर कार्य किया। भारत की बात कर ले, पक्षकार है भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के सभी 198 जो 198 सदस्य हैं देशों ने अभी पुष्टि प्रदान की है। किगाली समझौता 2016 में अपनाया गया था, यह 2019 में लागू हुआ। इसने 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की खपत में 80% की कमी करने के लिए मार्ग सुझाव दिया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग का प्रावधान किया गया है। ये प्लीज़ याद रखना, ये लाइन मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग का प्रावधान किया गया है। HFC ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उसमें ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव पैदा करने की अधिक क्षमता होती है। ठीक है, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना कि जो HFC है ना, ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है, लेकिन इसमें ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव पैदा करने की अधिक क्षमता होती है। ठीक है, रिपीट कर दूं, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग का प्रावधान किया गया है। जो HFC है, ठीक है, वह ओजोन परत का नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसमें ग्लोबल वार्मिंग को प्रभाव पैदा करने की अधिक क्षमता होती है। ठीक है, तो आई होप सो आप इस बात को समझ चुके हैं। प्लीज़ इसको आप 1 से 2 बार ज़रूर रिपीट कर लेना ताकि आपको भी याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मिशन लाइफ, जस्ट वेट, मिशन लाइफ। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली का शुभारंभ किया है। इस मिशन का शुभारंभ पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया गया है। ठीक है, आई होप इसको आप समझ गए कि इसका जो शुभारंभ क्या है। सो मिशन लाइफ का पर्यावरण के लिए जीवन शैली का मिशन लाइफ के लिए मैं रिपीट कर दूं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ये भी जगह आ सकता है या यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली का शुभारंभ किया है। इस मिशन का जो शुभारंभ है पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया गया है। ठीक है, इस मिशन का शुभारंभ पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया गया है। किसका? मिशन लाइफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने अपनी महासभा की बैठक में सोलर फैसिलिटी को मंजूरी प्रदान की है। यह एक भुगतान गारंटी तंत्र है। इसमें सौर परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इसमें 2 वित्तीय घटक हैं। सौर भुगतान गारंटी कोष, यह कोष भुगतान की आंशिक गारंटी प्रदान करेगा। यह कोष उन भौगोलिक क्षेत्रों में निवेश को सक्षम करेगा जिन्हें वर्तमान में निवेश प्राप्त नहीं हो रहा है। बीमा, सौर बीमा कोष की बात करें, यह परियोजना के राजस्व अर्जित करने के पहल के चरण के सौर विकासकर्ताओं के लिए बीमा प्रीमियम की बोझ को कम करेगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं आने वाला। अब ये पहल किया गया, इसलिए जो ISA है यानी इंटरनेशनल सौर अलायंस है वो चर्चा में आ चुका है। क्वेश्चन देखिए कहाँ से बनेगा। पहला, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। जो ISA संधि है, एक संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से लॉन्च किए थे इसको। 2015 में पेरिस समझौते में आयोजित हुए COP21 में लॉन्च किया गया। देखिए अब इसका यहाँ से भी आ सकता है कि COP21
जिसकी बात उठी थी, तो यहाँ से ये भी आ सकता है। और इसमें ये आपको पता है पेरिस समझौता के लिए भी ये COP21 बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रह चुका है। ठीक है, सौर संसाधन संपन्न देशों और व्यापक वैश्विक समुदाय के बीच सहयोग के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करता है। भारत तो संस्थापक देशों में से है, तो सदस्य तो रहेगा। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है। स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंचाना है। 1000 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। सदस्यता की बात करें तो 92 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि की है। ठीक है, और ISA महासभा निर्णय लेने वाली एक शीर्ष संस्था है। इसके 110 सदस्य हैं। ISA की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र की सभी सदस्य देशों के लिए खुली हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो कि हमने देख लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस महासभा के दौरान भारत और फ्रांस को ISA के अध्यक्ष व सह अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि जो ICAO है इसका सदस्य भारत है। ठीक है, अब ICAO क्या मतलब, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, इसका जो भारत है वो मेंबर है। विमानन क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ICAO के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के भागीदार संगठन बनने का विचार भी भारत ने प्रस्तुत किया है। विमानन क्षेत्र लगभग 2.5% वैश्विक CO2 उत्सर्जित करने के लिए जिम्मेदार हैं। 2015 में भारत का कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 2015 में भारत का कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। ये क्वेश्चंस प्लीज़ आप याद रखना, ये लाइन ये क्वेश्चंस में बदल सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO के बारे में जान लेते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय के तहत स्थापित किया गया था। इस अभिसमय को शिकागो कन्वेंशंस के नाम से भी जाना जाता है। तो शिकागो कन्वेंशन पूछ लेगा या अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन पूछ लेगा, तो आप दोनों का नाम एक ही है। इस संस्था विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो इसका मेन जो काम है ना वो क्या है, सो विमान क्षेत्र में जो जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन का जो उत्सर्जन है, ठीक है, CO2 का जो उत्सर्जन है, वो इमिशंस है विमानन के फील्ड में, उसके प्रति प्रतिबद्ध है रेगुलेट करने के लिए। मुख्यालय की बात करें तो कनाडा के क्यूबेक प्रांत के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सदस्यता की बात करें तो ये संस्था विश्व की 193 यानी 193 राष्ट्रीय सरकारों द्वारा वित्तपोषित और निर्देशित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में WGES वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट अर्थव्यवस्था के लिए मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये वर्ड भी याद रखना, गोलमेज सम्मेलन। इसमें राउंड टेबल होता है। ठीक है, बैठने का अरेंजमेंट जो होता है राउंड टेबल का होता है। ठीक है, जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट है संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में हरित अर्थव्यवस्था पर अग्रणी वैश्विक मंचों में से एक है। ठीक है, तो आई होप इसको आप याद रखेंगे। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल ये क्या है, सो भारत द्वारा क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की जा रही है। इस बैठक के एक भाग के रूप में एनर्जी ट्रांजिशन, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन स्टील और हाइड्रोजन जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। भारत इसका सदस्य है। ठीक है, लक्ष्य क्या है,
यह मंच ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को आपस में साझा कर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीरो एमिशंस व्हीकल ट्रांजिशंस काउंसिल, ZEVTC। क्या है ZEVTC? वर्ष 2020 में स्थापित एक वैश्विक मंच है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जीरो एमिशंस व्हीकल को अपनाने की दिशा में तेजी लाना है। COP 26 में भारत ने नीति आयोग के प्रतिनिधित्व में जीरो एमिशंस व्हीकल ट्रांजिशंस काउंसिल के चौथे मंत्री स्तरीय संवाद में भाग लिया था। यह दुनिया का कुछ सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों वाले देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों को एक संयुक्त मंच प्रदान करता है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है उनके लिए अगर कभी कोई विवाद या कोई भी रेगुलेशंस की बात आती है तो आई होप कि ZEVC यानी जीरो एमिशंस व्हीकल ट्रांजिशंस काउंसिल की जरूर बात आने वाली है। तो आप इसको याद रख लेना, और इस भारत इसका सदस्य देश है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुकूल अंतराल रिपोर्ट 2022, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने अनुकूल अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी किया है। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडेप्टेशंस फेलियर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आप याद रखना, एडाप्शंस गैप रिपोर्ट, एडाप्शंस गैप रिपोर्ट। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? UNEP। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक रिपोर्ट का नाम हो गया, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी रिलीज कर रही है हमारे लिए, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ठीक, और 10 में से 8 से अधिक देश UNFCCC के 84% पक्षकारों ने कम से कम एक राष्ट्रीय अनुकूलन योजना दस्तावेज तैयार किया है। तात्पर्य है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से प्रति वर्ष $100 बिलियन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। हालांकि इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2020 में संयुक्त अनुकूलन और समन्वित इस राशि से कम $17 बिलियन कम था। ठीक है, अब UNEP के बारे में जान लेते हैं। यह जून 1972 या 1972 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। यह मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के परिणाम स्वरूप गठित किया गया था। उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक पर्यावरण संबंधी एजेंडे को निर्धारित करना, सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम के सुगम कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण के लिए एक आधिकारिक पक्षकार के रूप में कार्य करना। सदस्यता की बात करें तो 193 सदस्य हैं, भारत भी इसका UNEP का सदस्य है। ठीक है, UNEP के द्वारा जो प्रशासनिक समझौते हैं आप इसको याद रखना, जैसे CITES है 1973 में। ठीक है, वियना कन्वेंशंस 1985, ठीक, CBD 1992, स्टॉकहोम 2001। तो आई होप इसको याद रखना। मीनामाटी मरकरी के लिए 2013 में। ठीक है, रॉटरडैम ये जो कीटनाशक होते हैं, कुछ वैसे हानिकारक जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं ना, उनके लिए भी काम करता है। बेसल्स कन्वेंशंस 1989। ठीक है, वान कन्वेंशंस 1979। सो प्लीज़ आप इसको एक बार कहीं पे नोट कर लेना, इनका नाम और इनका उद्देश्य क्या है। हालांकि हम लोग 1 बाय 1 करके ऊपर से देखते आ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ नाम आपको नया नहीं है। टोटल हम देखिए 5 पार्ट में इन्वायरमेंट को कंप्लीट किए हैं। जब आप शुरू से सारा कुछ देखेंगे तो यहाँ से कुछ भी नहीं छूटा है, सबको 1 बाय 1 किए जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। अब जो CITES है ना, CITES जितना इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय वन अधिनियम 1972 है ना, उतना CITES भी है। किसी को 72 के अनुसूची में डाला जाता है, किसी के CITES के परिशिष्ट में डाला जाता है। तो जब आप पिछला वीडियो देखेंगे तो सारा का सारा आप रिलेट कर पाएंगे और सारी चीज़ों को डील कर पाएंगे। तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, बस आप पूरा वीडियो को देख लो जो 1 से लेकर 5 पार्ट तक बन रहा है। बस टोटल 4 पार्ट बन चुका है, ये 5वां है। इसके बाद जो विजन ISPT 365 है इन्वायरमेंट को पूरा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु संबंधी अन्य सुर्खियाँ और अवधारणाएं। पहली, कार्बन न्यूट्रल पंचायत की अगर बात करें तो जम्मू की पल्ली पंचायत भारत की पहली
कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। ये हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कार्बन न्यूट्रलिटी का अर्थ है कार्बन सिंक में कार्बन उत्सर्जित करने और वातावरण से कार्बन को अवशोषित करने के बीच संतुलन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने ग्रीन वॉशिंग के जोखिम से बचाव के लिए हरित वित्त वर्गीकरण का आह्वान किया है। ग्रीन वॉशिंग शब्दावली को 1986 में जे वेस्टरवेल्ड ने प्रस्तुत किया था। ग्रीन वॉशिंग किसी कंपनी या संगठन द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने का दिखावा करना है, क्योंकि वास्तव में उसकी गतिविधियां पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। इसके किसी भी उत्पाद या नीति को पर्यावरण के अनुकूल या वास्तविकता से कम नुकसानदेह बताने की प्रवृत्ति शामिल होती है। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग के प्रकार की अगर बात करें तो झूठ बोलना, पर्यावरण के संबंध में ऐसे दावे करना जो स्पष्ट रूप से झूठ है, कोई सबूत नहीं, पर्यावरण के संबंध में ऐसा दावा करना इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। हिडन ट्रेड ऑफ, ये क्या है, एकल पर्यावरण विशेषता के आधार पर की गई उत्पाद को ग्रीन सिद्ध करना। ठीक है, अस्पष्टता, कम हानिकारक और असंबद्धता। तो आई होप सो कि आप समझ गए कि ग्रीन वॉशिंग क्या है, ये वर्ड क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये वर्ड कब अस्तित्व में आया था। तो 1986 में जे वेस्टरवेल्ड ने इस शब्दावली को प्रस्तुत किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने ग्रीन वॉशिंग के जोखिम से बचाव के लिए हरित वित्त के वर्गीकरण का आह्वान किया है। सो क्वेश्चंस बन सकता है, तो आई होप सो आप इसको याद रखना, ऐसा नहीं। अब देखिए यहाँ पे आरबीआई की बात हो गई तो टोटल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं या इनका प्रोसीजर क्या होता है, देखिए बातें कहीं से बन सकती हैं। ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन डायरेक्ट उठेगा। ठीक है, तो प्लस आप उतना चौकन्ना रहना ताकि पेपर में आप रिकॉल कर सको सारे कंटेंट को। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2021 की अगर बात करें, ठीक है, तो जारीकर्ता जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, यह है वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित जलवायु संकेतकों के बारे में वर्णन देती है। क्या क्या, तापमान, महासागरीय ऊष्मा, महासागरीय अम्लीकरण, समुद्र के स्तर में वृद्धि, समुद्री बर्फ हिमनद और चरम मौसम। ठीक है, आप याद रखेंगे। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट ये कौन रिलीज करता है, तो WMO रिलीज करता है। WMO के बारे में जान लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह 1950 में WMO कन्वेंशन की विपष्टी अंतर सरकारी संगठन है। यह इसकी उत्पत्ति 1873 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO से हुई है। तो आज के समय में इसका स्थापना आप 1950 याद रखेंगे। यह संगठन पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति और व्यवहार पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के लिए समर्पित है। साथ ही यह पृथ्वी के वायुमंडल के साथ भूमि और महासागरों तथा मौसम जलवायु के साथ इसकी अंतर्क्रिया और इससे उत्पन्न जल संसाधनों के परिणामी वितरण के लिए भी समर्पित है। भारत इसका सदस्य है। आज के समय 193 इसके जो देश और क्षेत्र सम्मिलित हैं। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस इसका सर्वोच्च निकाय है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ से भी आता है। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन 2022, देखिए जो हमने देख लिया 23 मार्च 1950 को हुआ था। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। जारीकर्ता वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, प्रति वर्ष हर वर्ष इसका रिपोर्ट रिलीज होता है। 2022 की रिपोर्ट में प्रमुख निष्कर्षों को कुछ बातें कही गई। क्या, पृथ्वी को गर्म करने वाली 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैसें का वायुमंडल स्तर 2021 में नए रिकॉर्ड पहुंच गया है। ये 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। 2030 तक उत्सर्जन में 2010 के स्तर में 10.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन कौन किया है, ये WMO ने इसको रिलीज किया है। प्रतिवर्ष रिपोर्ट आता है। ठीक है, जो मुख्य 3 ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी हैं, कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है,
और लास्ट है ग्रीन हाउस सॉरी ये भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु संबंधी निवेश के अवसर, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है। इसका स्थापना वर्ल्ड बैंक का जुलाई 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में हुआ है। क्या बात है, देखिए जारीकर्ता वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, 2030 तक भारत में 16 से 20 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष जानलेवा लू यानी हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। देखिए हीट वेव के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बात कर लिया पिछले वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए छोटा करने के लिए हम कुछ बातों को स्किप कर रहे हैं। प्लीज़ आप पूरा वीडियो देख लो, आपको डाउट कहीं से नहीं बचेगा। ठीक है, इस वजह से 2030 तक लगभग 3.4 करोड़ भारतीय लोगों को रोजगार खोने के खतरे का सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में बातें कही गई है। 2037 तक शीतलन यानी कूलिंग की मांग वर्तमान स्तर से 8 गुना अधिक होने की संभावना है। इस वजह से अगले 2 दशकों में जो वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वह 435% की वृद्धि हो सकती है। तो आई होप सो कि आप इसको याद रखना। ठीक है, ये 4.35% का जो डिमांड है, ये 435 का ये वृद्धि है। तो आई होप सो इसको याद रखना। और ये रिपोर्ट आप याद रखना कि कौन जारी किया है, तो ये वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना है जुलाई 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। सो एवरीबॉडी, जो विजन IAS का PT 365 का इन्वायरमेंट है, इस 5 पार्ट में वीडियो पूरा कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आप इसका एंजॉय करेंगे। प्लीज़ आप इसको अपडेट होने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला जो हमारा सेगमेंट होगा आर्ट एंड कल्चर या इकोनॉमिक्स लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, तब तक एंजॉय करिए। बहुत जल्द अगला वीडियो प्रिपेयर करके लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।